जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका शिक्षक, आपका मार्गदर्शक रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी का ऑल इन वन सीरीज में आज का जो क्लास है आपका चौथा क्लास है एक्सरसाइज 3 का। इसमें हमने इसका आधे पार्ट हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था। हुआ क्या, क्लास करने के दौरान ही आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपके क्लास को बीच में ही रोकना पड़ा। चलिए उसको फिर से आगे हम लेके चलते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं वो शुरू से लेकर अंतिम तक रहिएगा। तो कुछ ना कुछ आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ और सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और किस तरह से यहाँ के मनुष्य नगरीय जीवन व्यतीत करते थे, उनका भोजन क्या था, उनका रहन सहन कैसा था। और इसके साथ ही हम बात करेंगे ये जो है, जो भी बच्चे बीपीएससी यूपीएससी के फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एनसीईआरटी जरूरी है। साथ ही क्लास 6 का हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 6 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ये 6 to 12 के बच्चे जितने भी हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना देखते हैं 6 to 12 क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हैं। ठीक है सॉरी, हमने अभी तक बात किया है इनके आभूषणों के बारे में, इनके सड़क नाले के बारे में, इनके पुरातत्व स्थलों के बारे में। अब जो हम बात करेंगे खेती से जुड़ा हुआ, हमारे भोजन यापन से जुड़ा हुआ, हमारे अस्थाई जीवन से जुड़ा हुआ। ठीक है, लगभग 7,000 वर्ष पहले, कब, लगभग 7,000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, इस पूछता है कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य हमें कब मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े का अवशेष मिला है। पूछता है एग्जाम में, कपड़ों के टुकड़े का अवशेष कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। चांदी का एक फूलदान मिला है, चांदी का एक फूलदान प्राप्त हुआ है। ठीक है, के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं को से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की पक्की मिट्टी के वस्तुएं मिले हैं। ठीक है, और सूती कताई का संकेत मिला है। ठीक है, तो ये जो प्रारंभिक नगर थी वहां से हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो ये सब मिला है। कपास का साक्ष्य मिला है, कपड़े का साक्ष्य मिला है, चांदी के फूलदान का साक्ष्य मिला है, तांबे के वस्तु का साक्ष्य मिला है, पक्की मिट्टी का साक्ष्य मिला है, ईंटों का साक्ष्य मिला है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किया हुआ खूबसूरत काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ते हैं गोरखपुर का टेराकोटा, वो ये होता है क्या, जो मिट्टी का घड़ा देखते हैं ना, तो वही काले रंग का मिट्टी का घड़ा यूज करते थे, बर्तन यूज करते थे, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, उस पर काले रंग की क्या कहते डिजाइन किया रहता था। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की एवं विभिन्न प्रकार की चित्रकला का प्रयोग किया जाता था। जिसे हम लोग पढ़ते हैं मधुबनी चित्रकला हो, ठीक है, कलाम हो गया, या किसी भी राज का मगध चित्रकला हो गया, तो इस सब के बारे में यहाँ वहाँ नक्काशी किया जाता था। जैसे देख रहे हैं ये पशुपति शिव का है, इनका दाढ़ी देख रहे कितना सुंदर दिया गया है, कपड़े का डिजाइन देखिए कितना अच्छा है। तो उस समय इससे क्या पता चलता है, उस समय के जो मनुष्य थे उनका भी जीवन जो था अभी की तरह ही उत्तम किस्म का था। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, आरंभिक नगर का के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। जब हम आगे आते हैं तो कच्चे मालों की खोज। कच्चे मालों की खोज का मतलब ये हुआ कि ये लाजवंत कहाँ से आता था, इनकी कृषि करने के लिए कोई भी चीज़ कहाँ से आता था, इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे मनके कहाँ से आते थे, सिक्के कहाँ ढलाते थे, इस सब पे बात करेंगे। ये सब जो होता है पुरातत्वविदों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी से हमें क्या कहता है, प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो बोलिए। आवाज़ अगर आपको कम सुनाई दे रहा है, आवाज़ बोल्ड बोलना है, तो उस पर भी आप लोग क्या करना है, कॉमेंट करना है। कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए, कच्चे माल तथा उन पदार्थों को कहते थे जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते थे या फिर किसान या पशुपालकों द्वारा उसे उत्पादन किया जाता था। अभी भी हम कच्चे माल जो देखते हैं या तो आप किसानों के द्वारा प्राप्त होता है, किसान खेती करते हैं, जैसे जूट हो गया या जैसे दलहन हो गया, वो सब जितने भी कच्चे माल हैं वहीं से प्राप्त होते हैं। कृषि या कृषि से संबंध चीजें मतलब हो गया पशुपालन, जैसे गाय का दूध हो गया, या मांस व्यापार करने के लिए मछली पालन कर रहे हैं, या भेड़ पालन कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मुर्गा पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, दूध के लिए गाय पालन कर रहे हैं, भैंस पालन कर रहे हैं। तो ये सब जी जो है कृषि या संबंध
क्षेत्र में आता था और यही प्राप्त होता था। ठीक है, जैसे कपास किसानों के द्वारा पैदा किया जाता था तथा लकड़ी और धातुओं के अस प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध होती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कच्चे माल हैं, ये सभी कैसे कच्चे माल हैं। ठीक, हड़प्पा के लोग कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबे, सोने, चांदी, लोहा और बहुमूल्य पत्थर हैं जैसे पदार्थ दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, ये सब पदार्थ कहाँ से लाते थे? दूर दूर से लाते थे। इस आगे हम जब देखेंगे, जिसको हम क्या है एक कोष्टक के रूप में दिया गया है और उसमें कहाँ से क्या चीज लाते थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, ये देखिए इक्का गाड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं बैलगाड़ी। ठीक है, उस समय का देखिए, ये सब क्या करना, ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। आ जाते हैं सिंधु घाटी में आयातित वस्तुएं, क्या वस्तु कहाँ से लाते थे वो सब देख रहे हैं। यही है मृतभांड, देख लीजिए कितना सुंदर डिजाइन किया गया है, देख रहे हैं। आते हैं तांबा। तांबा हम लोग कहाँ से मंगाते थे? खेतरी से। खेतरी राजस्थान में है, याद रखिएगा। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में अभी है। बलूचिस्तान के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये पाकिस्तान से अलग होकर भारत में क्या करना चाहता है? मिलना चाहता है। ठीक है, और ओमान, इसकी राजधानी मस्कट है। ये खाड़ी देशों में एक देश है, बहुत ही क्या कहते हैं संपन्न देश है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टीन। टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से मिलती थी। कहाँ से? अफगानिस्तान और ईरान से। याद कर लेना है टीन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान और ईरान से। सेल खड़ी जो आती थी दक्षिणी राजस्थान से। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान से नीचे की ओर जो राजस्थान है, जो मतलब महाराष्ट्र गुजरात से सटे हुए जो क्षेत्र है वहां से आती थी, और उत्तरी गुजरात से, गुजरात के ऊपरी भाग से। मतलब समझ रहे हैं, ये जो हम देखते हैं, ये जो क्षेत्र देखते हैं, तो ये और ये गुजरात का क्षेत्र हो गया, ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया, यहाँ ये प्राप्त होती थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं बलूचिस्तान, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान के क्षेत्र में चले जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं लाजवंत। लाजवंत आप लोग मानते हैं, एक पत्थर होता है जो अभी के समय भी मनुष्य बहुत इसका यूज करते हैं जो भी। ठीक है, आते हैं, ये जो आता था दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में समझ रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये दक्षिणी भारत, ये सब जो क्षेत्र है यहाँ से प्राप्त होता था। साथ ही अफगानिस्तान से और फारस। फारस हम लोग अभी के संदर्भ में लेते हैं तो ये ईरान हो जाता है। अभी के संदर्भ में कहाँ हो जाता है? ईरान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं शीशा। ये जो हम लोग सतवाहन पढ़ेंगे तो सातवाहन शीशे का सिक्का का बहुत ही यूज किया गया था मध्यकालीन भारत में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आरंभिक भारत, मतलब प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ शीशा कहाँ से लाया जाता था? ईरान से, अफगानिस्तान से और राजस्थान से। कोई दिक्कत गिरी को? इसको याद कर लेना है। चांदी कहाँ से आती थी? ईरान और अफगानिस्तान से। कहाँ से आती थी? ईरान अफगानिस्तान से। नीलमणि जो होती थी वो महाराष्ट्र या दक्षिण भारत से। कहाँ से? महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से। शंख और कौड़ियाँ। कौड़ियाँ आप जानते हैं शादी में या मरनी में इसका यूज किया जाता है। छोटा छोटा सा होता है और बहुत ही उपयोगी चीज होता है। और शंख हम लोग घर में रखते हैं, पूजा करने में शंख बजाते हैं। ठीक है, वो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से ये मिलता था। सॉरी, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से। यहाँ हम लोग जब देखते हैं विदर्भ क्षेत्र और सौराष्ट्र क्षेत्र, सौराष्ट्र जो है गुजरात का क्षेत्र है और विदर्भ जो है वो कहाँ? महाराष्ट्र का क्षेत्र है। हम लोग जब पढ़ते हैं तभी आधुनिक काल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आगे आते हैं, आगे जब आते हैं नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। उनके जो नगर में रहते थे, जैसे अभी पटना में जो लोग रहते हैं, ठीक है, ये पटना एक शहर हो गया, गंगा क्या कहते हैं, गंगा, सोन और गंडक के तट पे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, अब यहाँ जो लोग रहते थे इसके भोजन यापन कैसे चलता है? ठीक है, या दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनका भोजन यापन कैसे चलता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, शहर में जो लोग रहते हैं, जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट आप जाइएगा, बाट बख्तियारपुर होते हुए आगे चला जाता है, या मोकामा तक जाता है, तो मोकामा का जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य क्षेत्र है। ठीक है, इधर आप चले जाइएगा, क्या कहते हैं, मसौडी हो गया, तारेगना हो गया, ये जो क्षेत्र है कृषि योग्य क्षेत्र है। यहाँ कृषि होती थी और यहाँ के किसान क्या करते हैं, यहाँ कृषि से जो भी मान लीजिए दलहन वस्तुएं हो गए, या सब्जी हो गया, या दूध हो गया, ये सब यहाँ भेजते हैं। उसी तरह वहाँ उस समय भी थे लोग नगरों के अलावे गांव में भी रहते थे। लोग नगरों के अलावे गांव में रहते थे। इनमें कृषक, चरवाहा प्रमुख थे, जो खाने के सामान शासकों को, लेखकों को और दस्तकारों को देते थे। और पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर और धान और तिल और सरसों, ये सब जो वस्तु है इसका उपयोग करते थे। अब पूछ देगा आपको ये सब, जैसे 4 ऑप्शन देगी और इनमें से कोई नहीं दे देगा गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों का
वहाँ साक्ष्य मिला, किस चीज़ का नहीं मिला है, तो क्या करना है, इसका याद आपको याद कर लेना है। सिंधु सभ्यता का सॉरी, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जीते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है कालीबंगा में, आपको पता होगा। ठीक है, और हल का जो मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है राखी गढ़ी में, ये भी आप लोगों को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अभी भी यूज होता है हल का। देखिए हुए ग्रामीण क्षेत्र में बैल के द्वारा खींचा जाता है, और क्या होता है, लकड़ी का बना रहता है, लेकिन नीचे में अभी के समय में लोहा यूज किया जाता है। अभी तो ट्रैक्टर आ गए हैं, बहुत सारा रोटावेटर आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन इसका भी प्रयोग किया जाता था। अतः वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए। हम अभी बताए थे ना, वही वो जो तो मिट्टी लकड़ी के थे, तो लकड़ी का जो वस्तु था उसको घून लगने से या सड़ जाने से नष्ट हो गया, लेकिन मिट्टी के जो पकाए हुए वस्तु थे, हम बार बार आपको बोलते हैं, खिलौना वही मिलता है जो अभी यूज में होता है। जैसे हवाई जहाज का खिलौना भी प्राप्त हो रहा है, तो हवाई जहाज है, बच्चे वो देखेंगे, मांग करेंगे। ठीक है, ट्रेन, रेलगाड़ी हम लोग जिसको कहते हैं ट्रेन, वही ट्रेन का हम लोग खिलौना भी देखते हैं। ठीक, जो भी वस्तुएं बड़े जो हम लोग यूज करते हैं, उसी को बच्चे को उसका छोटा रूप हम लोग गिफ्ट करते हैं या उसके पास रहता है। ये मान लीजिए 100 साल 2 साल के बाद लोग देखेंगे तो बड़ा रूप तो नहीं दिखेगा, जो वस्तुएं वो तो नहीं दिखेंगे, लेकिन उसका जो खिलौना है जो भी है तो वो दिखेगा। तो उससे उस समय के जो आगे भविष्य के जो मनुष्य होंगे वो बोलेंगे इस समय के मनुष्य का जीवन यापन कैसा चलता था, वो क्या क्या चीज यूज करते थे, वहां से पता चलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी। ठीक है, सिंधु के क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। समता पानी का संचय करना, पानी को हम लोग क्या करते, संचय करते थे, एकत्रित करते थे, और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई करना। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी भी बिहार हो, यूपी हो, ये जो क्षेत्र है, यहाँ क्या कहता है, पानी को संचय किया जाता था तालाबों में। तमिलनाडु जानते हैं, तमिलनाडु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तालाब से क्या होता है, सिंचाई होता है। और उसी के साथ आप पश्चिम बंगाल के बारे में जब देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे तालाबों देखिएगा। तो जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग कर रहे होंगे, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा, जो उनके घर जहाँ होगा, घर के आसपास मतलब 5 किलोमीटर अंतर्गत कम से कम 1000-1500 आपको तालाब मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लेना। मिट्टी के खिलौने का साक्ष्य मिला है। सिंचाई के लिए वो लोग क्या करते थे, जल संचय करते थे, गेहूँ, जौ, दाल, ठीक है, तिल, सरसों का क्या करते थे, कृषि करते थे, उसका साक्ष्य मिला है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, आगे देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का साक्ष्य। गुजरात के 3-4 नगर हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं धौलावीरा के बारे में। ठीक, धौलावीरा ये जो है कक्ष में पड़ता है, और इसका जो उत्खनन किया गया था बीबी लाल और BS बिष्ट के द्वारा किया गया था। इनका उत्खनन सबसे पहले 1959 में, और सेकेंड बार हुआ था 1990 में, और 1991 के आसपास हुआ था। यहाँ से मिला क्या, सबसे पहले इसके द्वार पे 10 अक्षरों पर लिखा गया शब्द मिला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन उसको कहा जाता है धौलावीरा में आपका स्वागत है। किसी भी कहीं भी किसी क्षेत्र में आप जाते हैं, तो उस क्षेत्र के मुख्य द्वार जो होता है, वहाँ पे किसी भी मनुष्य को या आपको स्वागत करने के लिए कुछ शब्द लिखे रहते हैं। पढ़ नहीं पाए, लेकिन अनुभव से पता चलता है यही लिखा रहेगा। ठीक है, धौलावीरा की कहानी ये है जी, ये जो था इस तरह से इसका शहर था। ठीक है, ये कुलीन वर्गों के लिए और छोटे वर्गों के लिए, मतलब पहले से उसका एक बड़ा किला था, और उसके अंदर भी दोनों वर्गों के लिए अलग अलग किलाबंदी किया गया था। मतलब कहा जाता है जो ये पूर्णतः किलाबंदी के रूप में था। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले वो लोग हम लोग देखते हैं। इनके 3 भागों में विभाजित एक मात्र शहर था, और नागरिक के उपयोगों के लिए सबसे बड़ा अभिलेख यहाँ का यूज किया गया था। नागरिकों उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ, वो 10 अक्षर वाला बोले वही। खेल का मैदानों का साक्ष्य यहाँ मिला है। पत्थरों की बनी नेवले की मूर्ति मिली है। ठीक है, नेवले की आकृति वाली एक मूर्ति मिली है, और खेल का मैदान का साक्ष्य मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोग को क्या करना है, ये याद कर लेना। खेल का मैदान का साक्ष्य और पत्थरों की बने नेवले के साक्ष्य मिले। उसके बाद आ जाते हैं, सिंधु सभ्यता में एक बंदरगाह था जिसे हम लोग लोथल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉपुलर है भारत क्षेत्र में, बाकी बहुत सारा बंदरगाह है जिसमें ये बंदरगाह है। ठीक है, ये भगवा नदी के किनारे साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। इसके जो खोजकर्ता थे, उत्खनन करता थे, रंगनाथ राव थे, और इसका उत्खनन हुआ था 1957 में। कब हुआ था, 1957 में। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अन्नागार का साक्ष्य मिला है, सोने के मनके मिले हैं। ठीक है, क्या मिला है, सोने के मनके मिले हैं, और
साथ ही यहाँ क्या मिला, मनका बनाने के कारखाने का भी साक्ष्य मिला। यहाँ क्या मिला, मनका बनाने के साक्ष्य कारखाने का साक्ष्य मिला। और गोदीबारा, गोदीबारा हम बार बार बोलते हैं, जो यहाँ क्या मिला, बंदरगाह मिला है। जब हम बंदरगाह पे बात करते हैं तो थोड़ा सा चलते ज्योग्राफी में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा लिख मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा हट जाते हैं, ठीक है, हट के बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। भारत में आप लोगों को क्या करना, कमेंट में लिखना है, भारत में मुख्यतः लगभग 213 बंदरगाह, जिसमें से 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है। तो आपको बताना है जो यहाँ गुजरात में कौन सा है, महाराष्ट्र में कौन सा है, गोवा में कौन सा है, कर्नाटक में कौन सा है, केरल में कौन सा है, तमिलनाडु में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, ठीक है, उड़ीसा में कौन सा, और यहाँ पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है, ठीक है। एक यहाँ अंडमान निकोबार में बड़ा बड़ा। तो ये आपको 13 क्या करना, कमेंट में लिख के भेजना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका जिक्र कर देंगे आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग अब अपने में आते हैं। मनका बनाने का कारखाना मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोदीबारा का साक्ष्य मिला जिसे हम बंदरगाह कहते हैं। और उसके बाद क्या मिला, युग्म समाधान मिला है, समाधान मिला है, मतलब 2 लोगों को एक साथ लाने जाने का भी साक्ष्य मिला है। और धान की खेती का साक्ष्य मिला है लोथल से। किसका मिला है, धान की खेती का साक्ष्य मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमने आपको बोला था जो आज़ादी से पहले 1947 से पहले भारत में कुल 2000 हड़प्पा साइटों की खोज की गई थी, जिसमें आज़ादी के बाद सबसे पहले रंगपुर और रोपड़ 2 जगह थे जिसका उत्खनन किया गया था, ठीक है। और मिला जुला उससे पहले जितने भी सिंधु सभ्यता का स्थल थे वो पाकिस्तान में चली गई। और इसके बाद आज़ादी के बाद गुजरात में बहुत सारे स्थलों की खोज की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे गुजरात के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यहाँ सब जगह पर भी हमें बहुत सारे पुरातन स्थलों की खोज हुआ और दिखा गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा जो है यहाँ का है रंगपुर। ये मादा नदी के किनारे है। किस नदी के, मादा नदी के किनारे। इसके भी खोजकर्ता थे रंगनाथ राव थे। कौन थे, रंगनाथ राव थे। और इन्होंने इनका खोज कब किया था, ये लोथल से पहले इसका खोज किया गया था। कब, 1953 से 1954 के बीच। और यहाँ धान के भूसे का साक्ष्य मिला। किसका मिला, धान के भूसे का साक्ष्य मिला है। कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, ठीक है। हम लोग बार बार पढ़ते सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का साक्ष्य मिला है, लेकिन कच्चे ईंटों का जो दुर्ग था वो कहाँ मिला है, रंगपुर में मिला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सुरकोड्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सुरकोड्डा, ये कक्ष में पड़ता है, ठीक है। हम जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र यहाँ जब देखते हैं ना ऐसे है, तो ये जो क्षेत्र है कक्ष पड़ता है, ठीक है। मन्ना अति खाड़ी होता है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र कक्ष का क्षेत्र पड़ता है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ जेपी जोशी द्वारा कब, 1954 में खोजा गया। और यहाँ जो मिला है घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला। क्या मिला, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला, इसलिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या, गुजरात के 4 स्थल, धौलावीरा, ठीक, लोथल, रंगपुर और सुरकोड्डा। हम लोग को क्या कहना, चारों स्थल के बारे में, इनके उत्खननकर्ता कौन थे, कब इसका उत्खनन किया गया था, किस नदी के तट पर है और क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले, इसको क्या कहना, रट लेना। अभी तक हम लोगों ने 4 उधर और 4 इधर, अभी तक ने 6-7 स्थलों के बारे में पढ़ा है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आपको लास्ट में एक पूरा चार्ट दिया जाएगा जिसमें पूरा अफगानिस्तान के स्थलों के बारे में रहेगा, पाकिस्तान के स्थलों के बारे में, और भारत के जितने भी प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में आपको दिया रहेगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पर एक इमारत मिली है, ठीक है, जहां पर संभवतः मनका बनाने का काम किया जाता था, ठीक है। और पत्थर के टुकड़े, अर्ध पके मनके बनाने वाले उपकरणों तथा तैयार मनके के साक्ष्य मिला है। कहां से मिला, सुरकोड्डा से। कहां से मिला, सुरकोड्डा से। कहां से, सुरकोड्डा, ठीक है, सुरकोड्डा से। याद रखना, अब लोगों को क्या करना, ये जगह जो है पीछे पड़े थे, ये याद रखिएगा। अब आते हैं मुद्रा, मोहर। और जो मोहर होता था, मोहर का साक्ष्य हमें कहां से किस टाइप का मोहर मिला, उस पर हम बात करते हैं। मोहरा का प्रयोग सामान से भरे हुए उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सके। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। अब देखिए ये जो मुहरें हैं, हम लोग देखते हैं ना, जब किसी फैक्ट्री को बंद किया जाता है सरकार है, उसके द्वारा ताला लगाते हैं, उसके बाद व्हाइट पेपर लपेटा जाता है, कपड़ा लपेटा जाता है, उसके बाद यहाँ क्या जाता है, एक मोहर मारा जाता है, ठीक है। और जब तक वो मोहर आपको कोर्ट के द्वारा या
जिस सरकार जिस विभाग के द्वारा मारा गया है उस विभाग के कोई पदाधिकारी के द्वारा आप केस सॉल्व नहीं हो जाए तब तक उसको नहीं खोलना। अगर खोल दिए तो आपका क्या होगा, दोबारा केस हो जाएगा, मतलब जटिल केस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थैले को बंद करने के लिए उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाए जाते थे। मोहरों के छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ था। अभी भी आप लोग देखते होइएगा, रेलवे हो या जितने भी भारत के मुख्य विभाग हैं, उनका जो भी पार्सल जाता है, उनका जो भी वस्तुएं जाते हैं उसमें, जिसे आप देखते हैं इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जो उसकी पेटियां होती थी, मत पेटियां, उस पर भी क्या किया जाता है, वहाँ जो नोडल ऑफिसर होते हैं, नोडल ऑफिसर, तो वो क्या करते हैं, वो थप्पा मारते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग जब आते हैं तो ये जो है, हाँ ये जो है लोथल का गोदीबारा, उसका पिक्चर दिया गया है। ठीक है, आते हैं। अब तक लगभग 2000 मोहरे प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेख के साथ एक सिंग वाला पशु का, ये जो एक सिंग वाला पशु था, ये पशुपत भगवान का सूचक होता। और सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का के लिए ये इस जीव को बहुत ही पवित्र माना जाता है। भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृति का भी उत्खनन किया जाता था। इसकी आकृति भी रहती थी, लेकिन एक सिंग वाले जो पशु थे उसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और इसको पूजनीय रूप में माना जाता था। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ये मोहर मारा हुआ, ये देख रहे हैं मोहर मारा हुआ। ठीक, आगे हम लोग आते हैं। अब आते हैं सिंधु सभ्यता का पतन। अब सिंधु सभ्यता के बारे में हमने बताया था, बहुत सारे इतिहासकारों का अपना अपना मत है, जिसमें रोमिला थापर, अग्रवाल जी और कार्बन डेंटिंग द्वारा कब बताया गया, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच बताया गया था। इसके साथ मैक हैं, बहुत सारे इतिहासकार हैं वर्ल्ड के, जिनका अपना अपना अपने अपने अनुसार अपना अपना मत दिए हैं। तो उसी में उन्होंने क्या सिंधु सभ्यता का बसने का मत भी दिया है, कब उसका स्थापना हुआ उसका भी मत है, और कब इसका विघटन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद कुछ इतिहासकारों ने यह भी मत दिया है सिंधु सभ्यता का बसाया किसने। ठीक, कोई आर कहते हैं, कोई एशिया मध्य एशिया से आए हुए व्यक्तियों को कहते हैं, कोई फारस से आए हुए व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। तो ठीक है, तो वो भी हम लोग आगे आगे देखेंगे। चलिए आगे आते हैं। लगभग 2900 वर्ष पहले लोगों ने हड़प्पाई नगरों को छोड़ दिया तथा लेखन, मोहरों और बाटों का प्रयोग करना भी बंद हो गया। ठीक है, कब, 2900 वर्ष पहले की बात का हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 3900 वर्ष पहले ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, कच्चे मालों का आयात कम हो गया। कुछ लोगों का कहना है कच्चे मालों का आयात यहाँ कम हो गया, इसके लिए भी कुछ कहते हैं बाढ़ के कारण कह रहे हैं, कुछ कहते हैं आपातकाल आ गया, भूखमरी के कारण। तो उस सब पे बात करते हैं किनका क्या मत है। कुछ लोगों का कहना है जो यहाँ हड़प्पाई नगरों को लोग छोड़ के चले गए और यहाँ बाट हो, लेखन का हो, मोहरों का प्रयोग कम होने लगा। उसके बाद कहते हैं कच्चे मालों का आयात यहाँ कम हो गया, यहाँ आना कम हो गया, और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। ठीक है, कचरों के ढेर बनने लगे, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनने लगे। अब मान लीजिए शहर है, और शहर में क्या होगा, यहाँ जल निकासी का व्यवस्था खराब हो जाए, सड़क खराब हो जाए, सड़क पे लोग निवास करने लगे, तो क्या होगा, ये शहर का स्थिति खराब हो जाएगा। ठीक है, ये कह रही है। उसके बाद कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ, यहाँ इसके जो बगल में नदियाँ थी, नदियाँ सूख जाए। अब उसमें हम बात कर रहे हैं, जब आरंभिक नगरों की बात कर रहे हैं तो हम बार बार बोलते हैं, उसमें मनुष्य कहाँ रहते थे, तालाबों, झरने और नदियों के तट पे भी रहते थे, क्योंकि वहाँ पानी पीने के लिए जो जंतुएं आते थे वहाँ। ये लोग भी जो थे नगर बसाने के बाद भी नदी के तट पे थे, सिंधु नदी के तट पे। हो सकता है सिंधु नदी अपना मार्ग बदल ले, इससे भी इन लोगों का क्या हुआ, भोजन यापन में दिक्कत हो गया, कृषि नहीं होता था। ठीक है, जब कृषि होगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से। ठीक है, तो ये भी है, बात हो सकती है। जंगलों का विनाश हो गया। ठीक है, नदियाँ सूख गई और जंगलों का विनाश हो गया। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के आपको पता है कुछ सालों के बाद, कुछ हजार सालों के बाद जलवायु परिवर्तित होती रहती है। जैसे अभी देखते हैं धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उस पर बात कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क तथा भूमि रेगिस्तान में बन गई। ठीक है, यहाँ गर्मी बढ़ गया, और गर्मी बढ़ जाने के बाद ये क्षेत्र जो है, जो भी सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या हुआ, पूरी तरह रेगिस्तान बन गया। और जब रेगिस्तान बन गया तो यहाँ मनुष्य उपजाएंगे क्या, उपजाएंगे
मनुष्य भी नहीं उपजा सकते, उसके बाद वृक्ष होंगे नहीं, पशु पक्षी आएंगे नहीं, तो मनुष्य खाएंगे क्या। इसलिए भी इनको क्या करना पड़ा, अपना क्षेत्र त्यागना पड़ा, अपने क्षेत्र से दूसरी जगह पलायन करना पड़ा, ये भी हो सकती है। ठीक है, जिससे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे नगरों को लुप्त हो गया। तो जिससे क्या हुआ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे क्षेत्र को क्या हुआ, लुप्त हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। उसके बाद पत्तनों के संदर्भ में कुछ कुछ मत है, मत पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले चाइल्ड और व्हीलर का, चाइल्ड और व्हीलर का, ये जो कहते हैं बाह्य एवं आर्यों का, ठीक है, जो बाह्य व्यक्ति मतलब बाहर के व्यक्तियों आर्यों द्वारा क्या किया गया, इस क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। ठीक है, आक्रमण करने के बाद भी क्या होता है, जो वहाँ के जितने भी बड़े पदाधिकारी, उनको हत्या कर देने के बाद, वहाँ के जो औरतें थे उनको शादी कर लेने के बाद, या जो भी था उसको नष्ट कर देने के बाद भी ये नष्ट हो जाता था। उसके बाद जॉन मार्शल, मैके और राव, ठीक है, ये इन लोग रंगनाथ राव के द्वारा कहा गया है जी ये बाढ़ के कारण ये हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एन घोष के द्वारा जलवायु परिवर्तन कहा गया, कोई जरूरत नहीं। फिर जॉन मार्शल के द्वारा प्रशासनिक शिथिलता कहा गया, जब प्रशासन शिथिल हो जाएगा, किसी क्षेत्र का, किसी शहर का प्रशासन शिथिल हो जाएगा, मतलब प्रशासन अपना सही ढंग से काम नहीं करेगा, साफ सफाई पे ध्यान नहीं देगा, पानी पे ध्यान नहीं देगा, तो यहाँ जो भी बड़े लोग हैं वो क्या करेंगे, पलायन करने लगेंगे। एक समय था पटना में शिक्षकों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे आईआईटी एनआईटी का, लेकिन हुआ क्या, जो यहाँ के शासन प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं देने के बाद क्या हुआ, यहाँ के जो भी शिक्षक थे वो कहाँ, कोटा की ओर मूव कर गए और कोटा में व्यवस्था दिया गया। ठीक है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में जो टाटा नैनो का को जो लग रहा था, ममता बनर्जी जो शिथिलता रखाई, क्या क्या हुआ, दूसरी जगह चला गया। तो यही सब होता है, प्रशासन अगर शिथिलता, लेबर कॉस्ट कम हो, भूमि अच्छी तरह से मिल जाए, तो कोई भी अपना उद्योग खोलना चाहता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कैनेडी का कहना है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, ये जो है 5-6 इतिहासकार हैं, इनका अपना अपना मत है, सभी मत को हम लोग को क्या करना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो देख रहे हैं ये सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो की विस्तृत क्षेत्र है, इसको हम लोग को क्या करना, देखना है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में कुछ बातें करते हैं। आप लोगों को क्या किया गया है, आर.के. गुप्ता सर के द्वारा आप लोगों का मैथ का क्लास शुरू किया गया। ठीक है, किस चीज का, मैथ का क्लास शुरू किया गया। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए आपको 1-2 टीचर को और भी साइंस के लिए और आर्ट्स के लिए आया है। ठीक है, मेरे द्वारा जो आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, और प्रिंस सर के द्वारा आप लोगों को एनसीईआरटी की क्लास चेंज हो गया, टाइमिंग चेंज हो गया, ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा क्या पढ़ाएंगे प्रिंस सर और क्या पढ़ाएंगे आर.के. गुप्ता सर। ठीक है, आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे। साथ ही आप लोगों को बताना आज का क्लास कैसा लगा, आप लोगों ने कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें सीखी, जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, और साथ ही चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वेल आइकन को दबाना है और दोस्तों के बीच बांटना है। ठीक है, एनसीईआरटी की इसी तरह से क्लास, इसी तरह के अच्छे अच्छे क्लासों को के लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना। जय हिंद, जय भारत।